आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है। और जैसा कि अपनी परंपरा रही है कि हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जबरदस्त जोरदार तालियों के साथ में, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह बैठे हो, एक बार जोरदार तालियों के साथ में आज के इस प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे। क्योंकि आज हमारा कोई सेमिनार नहीं है, आज हमारा ट्रेनिंग पार्ट है। और उस ट्रेनिंग पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आरसीएम बिजनेस में सफल होने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है होम मीटिंग कैसे करें। और आज इस टॉपिक को लेके हम सब के ग्रेट इमराल्ड अचीवर, ग्रेट लीडर, ग्रेट शख्सियत, ग्रेट मोटिवेटर मिस्टर दिलीप कुमार जी आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगा सर, आपको इनवाइट करता हूं सर। मेरे पास आपको बुलाने के शब्द इतने ही है सर। मैं तहे दिल से आपको वेलकम करता हूं इतने सारे साथियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में। मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर दिलीप कुमार जी को। थैंक यू गौरव। दुनिया के जितने भी सफल नेटवर्कर हैं उनका कहना है कि यदि बिजनेस में बड़ी छलांग लगानी है, बड़ी लेवल तक जाना है, तो होम मीटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो होम मीटिंग के ऊपर फोकस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे काम करना होगा, क्या तैयारी करनी होगी, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, मैं इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्पस ऑफ होम मीटिंग। होम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुख्यतः देखा गया है कि होम मीटिंग का दो उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य होता है कस्टमर बनाना। कस्टमर बनाना मतलब कि एक हमारे घर में डिस्प्ले वॉल है, हम अपने घर में एक मीटिंग करवाए, कोई हमारे अपलाइन आए, आकर के जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट डेमो किए, उन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दिए, लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करवाए, तो लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, पसंद आया, मार्केट से रेट की तुलना करके भी देखा तो उनको पसंद आया, तो आपके घर के आसपास के 5-10 कस्टमर परमानेंट बन जाते हैं। अब 5-10 परमानेंट घर के कस्टमर बन जाते हैं, प्लस आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, तो डायमंड क्लब इजीली शुरू हो जाता है आपके घर से ही। और कहीं ना कहीं डिस्प्ले वॉल का उद्देश्य भी यही है। जो लोग प्रॉपर डिस्प्ले वॉल को नियम के अनुसार चलाते हैं ना, उनका डायमंड क्लब इजीली होता है, कभी परेशानी नहीं होती। और दूसरा जो उद्देश्य होता है यहाँ पे, डायरेक्ट सेलर बनाना। जब होम मीटिंग में हम बुलाते हैं किसी को, तो हमारा उद्देश्य होता है कि वो भी हमारा पार्टनर बने, वो भी हमारा डायरेक्ट सेलर डाउनलाइन में ज्वाइन करे, और ज्वाइन करके हम और वो दोनों मिल करके हम कोई बड़ा काम करें और लोगों के पास जा सके। तो ये दो मुख्य उद्देश्य होते हैं होम मीटिंग के। और एक तीसरा भी उद्देश्य होता है जिसको हिडन पर्पस हम बोलते हैं, जो छुपा हुआ उद्देश्य होता है। और ये छुपा हुआ उद्देश्य हर लीडर का होता है, और वो चीज जो होती है नए लीडर की खोज करना। लीडर की जो खोज होती है, लीडर की जो झलक जो है, कहते हैं ना कि पूत के पांव पल्ले में ही देखे जाते हैं, एक कहावत है। तो जब आप होम मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे आएंगे, उनकी बात से, उनकी एक्टिविटी से आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा, उनकी आंखों में कुछ अलग चमक पैदा होती है। जब आपको इस प्लान को दिखाते हैं, शेयर करते हैं, तो वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है। तो ऐसी कुछ ना कुछ वो इशारा जरूर देता है, जिसको पहचान करके आप उस व्यक्ति के साथ काम करके, उस व्यक्ति के साथ बैठ के, उस व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करके आने वाले समय में उस व्यक्ति को एक अच्छा लीडर बना सकते हैं और अपने टीम में एक मजबूत पिलर खड़ा कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं, जिसमें एक हिडन है और 2 दिखने वाला है, कस्टमर बनाना और डायरेक्ट सेलर बनाना। नेक्स्ट, होम मीटिंग के फायदे। होम मीटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर यदि हम बात करें, तो एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए ये सबसे आसान तरीका होता है। एक नए व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया और उनके घर में होम मीटिंग करने की बात करते हैं, और पूरी प्रॉपर इसकी प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर उसके साथ शेयर करते हैं, बैठ करके इसके फायदे नुकसान सारी चीज उनको जानकारी देते हैं, इससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। तो इजिली वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान का घर जो होता है ना, वो कंफर्ट जोन होता है, और वो अपने घर में मीटिंग करने में कंफर्ट फील करता है, वो आरामदायक महसूस करता है। तो आप बहुत सारे साथी हैं जो बोलते हैं मेरा घर तो ऐसा है नहीं, एक ही कमरे का है, तो उनके मन से इस डर को भी भगाना है। चाहे जैसा भी घर हो, एक कमरे का ही क्यों ना हो, वहां पर भी मीटिंग हो सकती है, हम अरेंज करेंगे। उनको विश्वास दिलाना होगा कि देखिए कितना शानदार रिजल्ट आता है, आप तैयार तो होइए, बाकी मैं हूं आपके साथ। तो इस प्रकार से उनको यदि एक नए डायरेक्ट सेलर को ज्वाइन करवाने के बाद उनकी प्रॉपर लिस्ट बनवाएं, लिस्ट बनवा करके हम यदि उनके साथ में काम करें, तो वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके घर में होना है, कहीं उसको जाने आने की जरूरत नहीं है। खास करके महिलाएं तो लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है होम मीटिंग। यदि महिला डिस्ट्रीब्यूटर है आपके घर में, तो वो आसानी से इसको कर सकती हैं।
और अपने आसपास की कुछ महिलाओं को बुला करके अपने घर में होम मीटिंग करवा सकती है। दूसरा जो फायदा है लीडर के लिए है, एक लीडर के लिए है कि ये टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। सपोज करते हैं कि एक एक व्यक्ति से हम एक होम मीटिंग में 10 लोगों से मिले, 8 लोगों से मिले, 5 लोगों से मिले, लेकिन वही 5 व्यक्ति से यदि उसी डायरेक्ट सेलर के साथ में हम अलग अलग अपॉइंटमेंट लेकर के मिलते तो हमें कितना टाइम लगता, 5 जगह जाना पड़ता, 5 घरों में जाना पड़ता, 5 घंटा पूरा बात करना पड़ता। तो लेकिन यहां पर क्या हुआ, 1 ही घंटा बात किया मैंने और 5-10 लोगों को पास में मेरा प्लान चला गया, 5-10 लोगों के पास मेरी सिस्टम के इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो इस प्रकार से एक सेविंग होता है। दूसरी है एनर्जी सेविंग, आपका एनर्जी, वही एनर्जी लगा, एक आदमी के लिए जितना एनर्जी लगना था उतना ही एनर्जी 10 आदमी के लिए लगा। तो एक आदमी की एनर्जी में 9 आदमी को जो फायदा मिला वो तो एक्स्ट्रा मिला, बोनस के तौर पे आपको मिला है। तो एनर्जी भी बचती है यहाँ पे। एंड तीसरी जो होती है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि कम खर्चा। आपको एक ही खर्चे में 10 लोगों से बात हो गई, लेकिन 10 अलग अलग लोगों से मिलते तो मान लेता हूं एक व्यक्ति से मिलने में घर आने जाने में पेट्रोल का खर्चा 100 रुपया पड़ता है, खर्च है आपका। तो 10 लोगों से मिलते तो 1000 रुपया खर्चा होता, जो 1000 की जगह पर हमें 100 रुपये के खर्चे में हमारा काम हो गया, 10 लोगों से मिल लिए, यानी 900 रुपये की बचत हुई हमारी। तो इस प्रकार से एक लीडर को रूप में यदि आप सोचेंगे तो आपके लिए होम मीटिंग जो है टाइम सेविंग भी करता है, एनर्जी सेविंग भी करता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, खर्चा भी कम होता है। नेक्स्ट है ये डुप्लीकेटेबल है, ये बहुत ही डुप्लीकेटेबल है ये सिस्टम। आप होम मीटिंग को डुप्लीकेट कर सकते हैं। कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, मान लेता हूं आपने अपने घर में होम मीटिंग रखा, आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 8 लोग उसमें से आए, 7 लोग आए, और वो 7 लोगों ने प्लान को देखा। प्लान देखने के बाद उसमें से एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, एक ही व्यक्ति ज्वाइन किया। अब वो जो व्यक्ति ज्वाइन किया है वो तो होम मीटिंग के माध्यम से ज्वाइन किया है, तो उसके घर में होम मीटिंग करवाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो होम मीटिंग की ही प्रोडक्ट है। अब उसके माध्यम से होम मीटिंग यदि होगा, उसके यहाँ से होम मीटिंग से भी 2 आदमी ज्वाइन कर ले, तो उस व्यक्ति 2 व्यक्ति के यहाँ भी होम मीटिंग करवाना आसान हो जाएगा, क्योंकि परंपरा चल गई है। लेकिन यदि 1 बाय 1 मिल करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं आप, तो उसकी परंपरा चलेगी। तो आप अपने टीम में कौन सी परंपरा चाहते हैं, एक 1 बाय 1 ज्वाइनिंग करवाने वाली परंपरा या होम मीटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाने वाली परंपरा चाहते हैं। यदि होम मीटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग हो और प्रोडक्ट सेल हो, तो ये क्या है कि ग्रोथ रेट जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसलिए इसको डुप्लीकेटेबल बोला गया कि डुप्लीकेटेबल है, इसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फायदा है वो है पर्सनल ग्रोथ का इफेक्टिव तरीका है। मतलब होस्ट जिनको, जो नया डायरेक्ट सेलर बना, जिनके घर में आपने होम मीटिंग डिजाइन किया है, और जो प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, इन दोनों का पर्सनालिटी ग्रोथ होगा। होस्ट का कैसे पर्सनल ग्रोथ होगा, क्योंकि उनको हम खड़ा होने का मौका देंगे उनके घर में, क्योंकि वो मेजबान हैं और बाकी जो गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, तो खड़ा होकर के 2 शब्द धन्यवाद को तो जरूर बोलेंगे कि आप मेरे घर में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक लाइन बोलेंगे, यहीं से उनकी पर्सनालिटी में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और प्रेजेंटेशन जो देने वाले व्यक्ति हैं, वो जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे उतना ज्यादा उनके अंदर निखार आता चला जाता है। आज हमारे बीच में इतने सारे जो लीडर को देखते हैं, गौरव बसंत जी हैं, वाहिद अंसारी जी हैं, श्रवण कुमार राय जी हैं, एसपी शाह जी हैं, मिथिलेश कुमार जी हैं, और अशोक जी, जेल शाह जी, नूतन मैम, अभी आशा ज्योति जी जूम पे मीटिंग कर रही थी, मैं तो देख करके दंग रह गया, इतनी ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं लगातार मीटिंग करने की वजह से ही ये ग्रोथ हुआ है। तो पर्सनल ग्रोथ का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है होम मीटिंग, इसलिए अपनी टीम में होम मीटिंग का प्रचलन हमें बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो फायदा है कि लीडर का जन्म होम मीटिंग से ही होता है। आपके घर में लीडर का जन्म आपकी टीम में होम मीटिंग से होता है। मैं यदि प्रोडक्ट आज मैं आपके सामने यदि बात कर रहा हूं ना, होम मीटिंग करने की वजह से कर रहा हूं। मुझे याद है पहली बार बोकारो में मैं जब एक घर में होम मीटिंग करने गया था, मेरा पैर कांप रहा था, पंकज सर ने मेरे को जबरदस्ती खड़ा कर दिया, दिलीप जी आज आप मीटिंग लीजिए। तो पहली बार मैं मीटिंग लिया था, पैर हाथ कांप रहा था, कुछ गलतियां भी की मैंने, प्रॉपर सही तरीके से प्लान नहीं दिखाया,
फिर भी सर ने मेरे को अप्रिशिएट किया, सर ने, लोगों ने ताली बजाई, बहुत अच्छा। और गलती से क्या हुआ कि उस प्रोग्राम से एक रिजल्ट आ गया। अब एक रिजल्ट आ गया तो क्या हुआ कि मेरा हौसला बढ़ गया। अब मैं दूसरी मीटिंग करने के लिए स्वतः तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे लीडर हमारे टीम में जो देख रहे हैं, जो टेक्निकल अचीवर्स देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं होम मीटिंग करने की वजह से, पर्सनल ग्रोथ की वजह से इनका हौसला बढ़ा, हौसला बढ़ते बढ़ते आज एक लीडर बन गए। तो होम मीटिंग से लीडर तैयार होते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। यदि एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के घर में होम मीटिंग नहीं हो रही, आपने उनको डायरेक्ट सेलर बना दिया, चाहे जैसे भी कहीं भी मिल करके प्लान दिखा के सेमिनार में बुला करके किसी भी तरह से आपने ज्वाइनिंग करवा दी, वो व्यक्ति घर में प्रोडक्ट ले गया, वो व्यक्ति इस प्रोडक्ट की ताकत को समझ रहा है लेकिन उसकी फैमिली नहीं जानती, तो वहां से विरोध आना शुरू हो जाता है। और कहते हैं ना कि कोई भी इंसान बाहर का विरोध संभाल सकता है, घर का विरोध जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन अपने परिवार वालों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि उसके घर में होम मीटिंग यदि किसी तरीके से करवा देते हैं, राजी कर लेते हैं, तो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पूरी फैमिली को पता हो गया, उसके बच्चे को भी पता हो गया कि साल में एक बार हम बाहर घूमने जाएंगे यदि हमारा ये बिजनेस चला। उनकी पत्नी को भी पता है कि यदि हमें ये चला तो हम बाहर घूमने जा सकते हैं, हमारे घर की हालात सुधर सकती है। हम वो मतलब कि जैसे ही उनके घर में ये प्लानिंग होगी, होम मीटिंग चलेगी, तो वो उनके माइंड में एक इमेज बनना शुरू उसी दिन से हो जाएगा। और कहते हैं ना कि जब इमेजिनेशन लोग करते हैं, कल्पना जब करते हैं, तभी वो एक दिन हकीकत में भी बदलता है। और कल्पना करेगा तभी तो वो काम करेगा इसके लिए। तो एक बहुत अच्छी फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में मैंने देखा है कि जो फैमिली के साथ मिलकर के करते हैं उनकी अचीवमेंट बहुत जल्दी होती है। और मैंने नहीं, आपने भी देखा होगा इस चीज को, जो पति पत्नी बच्चे सब मिलकर करते हैं, सारे उनके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होता है, सारे लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, सारे लोग प्रोडक्ट सेल करने की बात करते हैं। कोई भी उनके घर में मेहमान आता है तो प्रोडक्ट की चर्चा कर देते हैं। तो उनके घर का ऐसा माहौल हो जाता है कि उनके घर में, कहते हैं कि जहाँ एकता होती है ना, वहां ताकत होती है, और एकता में ताकत होती है, जहां ताकत होती है वहीं उन्नति भी होती है। तो फैमिली को इन्वॉल्व करने का इससे बेस्ट दूसरा तरीका कोई हो ही नहीं सकता होम मीटिंग से अच्छा। तो होम मीटिंग के एक बहुत बड़ा फायदा है फैमिली इन्वॉल्वमेंट होने का। डाउनलाइन के साथ अच्छा रिलेशन बनता है। आप जिसके घर में मीटिंग करने गए हैं, जिसके घर में होम मीटिंग करने गए हैं, उस डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा होगा? उसके घर में जाएंगे, उसके बच्चे आपको पहचानेंगे, उनके बच्चे को आप थोड़ा सा प्यार करेंगे, उनके बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ी सी कभी खेल भी लेंगे, मौका मिलेगा तो क्या है, बच्चों को यदि उनके पसंद करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक उनके माँ पिता भी आपको पसंद करने लगे। तो डाउनलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का एक इफेक्टिव तरीका है होम मीटिंग, इसलिए होम मीटिंग करना चाहिए। इनपुट रेशियो बढ़ता है। इनपुट रेशियो का मतलब क्या है? कहते हैं कि इनपुट जितना होगा उतना ही आउटपुट होगा, है ना? इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग अक्सर एक चीज बोलते हैं कि इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट भी अच्छी होगी। यदि बीज बोएंगे आम का तो फल बबूल का तो नहीं मिलेगा, आम का ही मिलेगा। तो इनपुट रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है कि यदि आज आपकी टीम है, आपकी टीम में पर डे नए लोगों के पास कितने प्लान जा रहे हैं। यदि किसी की टीम में प्रतिदिन 10 नए लोगों के पास प्लान जा रहा है तो रिजल्ट उसका उसी अनुसार होगा। और किसी व्यक्ति का टीम है, उसके टीम में 1000 नए लोगों के पास प्लान डेली जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका ग्रोथ रेट क्या होगा। तो होम मीटिंग यदि आपकी टीम में परंपरा चल जाती है, पहले जो 10 लीडर थे आपकी टीम में, वो 1 बाय 1 मीटिंग करते थे तो 10 लोगों को प्लान दिखाते थे। लेकिन वही 10 लीडर यदि 10 होम मीटिंग कर लेते हैं तो एक दिन में 100 लोगों के पास प्लान जा सकता है। तो इसको बोलते हैं इनपुट रेशियो बढ़ जाना। तो आपका इनपुट रेशियो बढ़ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है सेल का एक बहुत बेहतरीन तरीका, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके घर में होम मीटिंग करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट डेमो होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रोडक्ट कंपैरिजन किया जाएगा, लोगों को टेस्ट करवाया जाएगा, मेकअप करके दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी होगी ना, जिसकी वजह से सेल बहुत अच्छा होगा, परमानेंट सेल होगा, तो सेल करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होम मीटिंग। लगातार बिजनेस की ग्रोथ, जिसके टीम में होम मीटिंग लगातार होने लगेगी, बिजनेस का ग्रोथ भी लगातार उसकी टीम में होगा ही होगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से होम मीटिंग होनी चाहिए। वो प्रॉपर तरीका भी आज मैं सिखाने वाला हूँ, चीज बताने वाला हूँ आपको
आप कितना आपको अच्छा लगता है, कितना ये लगता है, क्योंकि मैं तो परफेक्ट नहीं हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, एक परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके वही परफेक्ट है, बाकी हम सब तो अधूरे हैं। तो मैं जो आज बताने वाला हूं कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट मैं नहीं मानता भी, लेकिन फिर भी इसको यदि इंप्लीमेंट करें तो आपकी बिजनेस की दशा में तो सुधार तो 100% होगा, ये मेरी गारंटी। तो लगातार बिजनेस ग्रोथ आप लोग करना भी चाहते हैं तो इसको करना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी मीटिंग फ्लॉप भी हो जाती है, कुछ किसी छोटी सी गलती की वजह से, अचानक मौसम खराब होने की वजह से, तो किसी कारण से किसी के घर में पूरा तैयारी किया हुआ फ्लॉप हो सकता है। लेकिन उसका भी यदि आप सही लीडर हैं तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लेता हूं किसी के घर में होम मीटिंग सेट किया गया, आप प्रेजेंट देने वाले थे, प्रेजेंटेशन देने वाले थे, आप उसके घर में पहुंच गए, आप पहुंच गए, बाकी गेस्ट लोग नहीं आए। अब गेस्ट लोग नहीं आए तो जो होस्ट है वो बहुत शर्मिंदा होगा, बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा होगा, कितनी बुरी हालत होगी उसकी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे समय में आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं, आपको माहौल को हल्का करना है, आपको ऐसा रिएक्ट करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके माइंड से सारी टेंशन को दूर कर देना है अपनी बातचीत से। उनको बोल सकते हैं यार ऐसा ही होता है। मैं जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो पहली जो 3 होम मीटिंग थी मेरा इसी तरीके से फ्लॉप हुआ था। एक बार तो बारिश ने खा गया, बारिश की वजह से नहीं हुई। एक बार फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो किसी दूसरी गलती की वजह से हुआ। तो उनको इस प्रकार से बातचीत करके उनको पहले तो हल्का करेंगे, और हल्का करने के बाद उनको बोलेंगे कि आपको घबराने की बात नहीं है, आप हैं, आपका फैमिली है, हम प्रेजेंटेशन देने आए हैं, आप भी नए हैं तो आपको भी तो सीखना जरूरी है। आज वो सारी एक्टिविटी हम करेंगे, जो 10 लोग आते वो हम सारी एक्टिविटी अभी करेंगे, और उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश के साथ आप प्रोडक्ट डेमो भी कर रहे हैं, उसी एक्साइटमेंट के साथ आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, उसी एक्साइटमेंट के साथ अपने प्लान को भी दिखाया। तो कम से कम उसकी फैमिली पूरी की पूरी मीटिंग खत्म होते होते पूरी जोश में आ जाएगी, पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, और गारंटी है कि उसके घर में कभी आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज होना बंद नहीं। तो ये पूरी की तरीके कोई भी मीटिंग फ्लॉप भी हो जाता है ना तो वहां से भी हम फायदा उठा सकते हैं। होम मीटिंग फ्लॉप भी हो जाए ना तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको सोचना है कि हमें क्या करना है, आपको पॉजिटिवली वहां पर एक्ट करना है। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक होता है कि होम मीटिंग की तैयारी कैसे करनी है। होम मीटिंग की प्रॉपर यदि हम तैयारी यदि सही से नहीं करेंगे तो सारी जो पहले जो हमने बात किया वो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रह जाएगी। तो तैयारी भी पर भी हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर 2 तरह की तैयारी होती है, एक होता है होस्ट की और एक होता है प्रेजेंटेशन देने वाले की। तो अलग अलग हम बात करेंगे। सबसे पहले तो होम मीटिंग की तैयारी में किन किन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो है डोंट फिक्स ए डेट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा छोड़िए ना, अगला महीना कर लेंगे, छोड़िए ना, अगला सप्ताह कर लेंगे, ऐसा नहीं। डाउनलाइन के साथ बैठना है, बैठ करके उनको यदि हम ये बताएं कि एक एक दिन कीमती है, आप अपने आप से रिलेट करवाएं कि मैंने इस बिजनेस में 3 महीना लेट किया था, जिसका अफसोस मुझे आज जिंदगी भर रहेगा, कभी खत्म नहीं, मैं हमेशा 3 महीना पीछे चलूंगा, ये 3 महीना वापस मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता। आप यदि अगले सप्ताह करने की बात कर रहे हैं, ये जो 1 सप्ताह जो छोड़ रहे हैं आप, 1 सप्ताह में बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये 1 सप्ताह जिंदगी भर आप पीछे रहेंगे। ये 1 सप्ताह आपको जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये 1 सप्ताह आपके जीवन से जो चला गया, उसका आप किसी कीमत पे उसको खरीद नहीं सकते या उसका मूल्य नहीं चुका सकते आप। तो जो काम बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कल करो से आज करो से या पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यानी कल जो करना है आज क्यों नहीं। तो इस प्रकार से मोटिवेट करके जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, एक नए डायरेक्ट सेलर को ज्वाइनिंग करने के बाद उसके घर में होम मीटिंग फिक्स होना चाहिए। तो पहला चीज है फिक्स डेट। नेक्स्ट है अपलाइन के सहयोग से एक थीम तय करें। जैसे कि आप हेल्थ चेकअप का कैंप आयोजन कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप के नाम पर बुला सकते हैं, मेकअप के नाम पर बुला सकते हैं, कुछ पूजा के नाम पर बुला सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई थीम तय कर लीजिए। हमारे पूरे
RCM में बहुत तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, हरित संजीवनी का प्रोडक्ट है, तो उसको लेकर के कोई थीम आप सोच सकते हैं। सीजन आने वाला है, खेती का सीजन आने वाला है, तो एक थीम बना लीजिए। गांव में यदि आप रहते हैं, गांव के किसानों को बुला लीजिए कि सीजन, रबी का सीजन आने वाला है, धान रोपनी का सीजन आने वाला है, एक ऐसे व्यक्ति हमारे घर में आने वाले हैं जो धान की पैदावार बढ़ाने की जानकारी देने वाले हैं। हो गया एक थीम तैयार। तो इस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी से एक थीम तैयार करके लोगों को बुलाएं अपने घर। तो इसके लिए अपलाइन से आपको सहयोग लेना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी थीम बनानी चाहिए हमें, क्योंकि अपलाइन के पास में क्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो आपको इसमें मदद करेंगे। नेक्स्ट है फिक्स ए प्रेजेंटर। प्रेजेंटेशन कौन देगा? होम मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति पर पूरी मीटिंग की दारोमदार होती है। तो जो प्रेजेंटेशन देने वाला है उनको भी आप प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दें, उनको आप पहले से उनको तैयार करके रखें, उनको भी स्क्रिप्ट लिख करके, होता है नहीं होता है तो आप दीजिए कि आपको ऐसे ऐसे बात करना है। ये पूरी स्क्रिप्ट यदि लिख करके दें, वो व्यक्ति 10 दिन बात करे, 10 दिन पढ़ाई करे, डेली दिन भर में 4 बार पढ़े उसी स्क्रिप्ट को, तो मीटिंग देने के दिन 100% ना सही 80% तो देगा, 20% तो देगा, और 20% भी दे दिया तो मीटिंग आपकी हिट हो जाएगी, प्रेजेंटेशन शानदार हो जाएगी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि एक प्रेजेंटेशन देने वाला तय कर लेना है। प्रेजेंटेशन कौन देगा? मेक ए लिस्ट ऑफ गेस्ट। अब होस्ट के साथ मिल करके, जो व्यक्ति जिसके घर में मीटिंग होने वाली है उनके साथ बैठ करके, उनके जो लिस्ट है उसमें से हम किनको किनको इनवाइट करेंगे। अब इस इनविटेशन को ध्यान में रखते हुए उनके घर की स्थिति को भी देखना है आपको कि इनके घर में कितने लोगों को बैठने की जगह है। मान लेता हूं उनके घर में 5 लोगों की बैठने की जगह है, उनके ड्राइंग रूम में 5 लोग बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को इन्वाइट करना है, डबल करिए। तो ये सब सारी स्थिति को देखते हुए आपको इनविटेशन का ये करना है। और एक इनविटेशन स्क्रिप्ट करके तैयार करके यदि होस्ट को दे दिया जाए, अपने सामने में बैठ करके उनको इनविटेशन सिखा दिया जाए, वो स्क्रिप्ट उनको हाथ में धरा दिया जाए, पकड़ा दिया जाए, तो बोला जाए कि आप स्पीकर ऑन करो और ऐसे ही बात करो। तो मान लेता हूं हो सकता है पहली बार वो गलती करेगा, पहली बार गलती करेगा, कोई बात नहीं है, उसको बोलिए बहुत अच्छा है। आप वैसे लोगों से शुरुआत करवाइए जो कहते हैं ना कि हर सेक्टर में कुछ ऐसे होते हैं सीखने वाले, जिनके ऊपर सीखा जाता है, तो वैसे सीखने वाले लोगों को ऊपर उनको सिखाइए। तो एक स्क्रिप्ट तैयार करके दे, तो जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, एक तरह से माना जाए तो स्क्रिप्ट बनाना, लिस्ट बनाना, ये सारी चीज करने के बाद तीसरा जो चीज है, आयोजक के साथ मिलकर आमंत्रित करें, जिसके ऊपर अभी मैंने बात किया कि उनको स्क्रिप्ट तैयार करके दें, अपने सामने बैठ करके इन्विटेशन दिलवाएं। यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको आप भी इनवाइट कर सकते हैं उनके जगह पे, तो आप करके दिखाइए। डे ऑफ प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑन द डे ऑफ मीटिंग। मीटिंग के दिन क्या तैयारी रखनी है, जिस दिन मीटिंग का दिन आ गया उस दिन हमें क्या क्या तैयारी करनी है, ये सब तो अभी तक हमने जो बात किया मीटिंग के पहले की बात की। अब मीटिंग के दिन क्या बात करना है? मीटिंग के दिन आपको पहले से एक तय कर लेना होगा, आपको अपने होस्ट को बता देना होगा कि कैसे कैसे रूम में कुर्सी लगेगी, कहाँ पे कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी सीटिंग व्यवस्था अरेंजमेंट वगैरह कर लेना है। रूम में से जो क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स कहने का मतलब है कि जो फालतू चीजें होती है, जो जरूरत की ज्यादा चीजें नहीं है, तो उसको हटा करके कम से कम मीटिंग के दिन के लिए उसको थोड़ा सा साफ कर देना है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि कोई भी घर में जब व्यक्ति आता है ना, तो घर के चारों तरफ इधर उधर देखता है, उसकी नजर जो है ना दौड़ती है। जितनी ज्यादा चीजें रहेगी घर में उतना ज्यादा नजर उसका भटकेगा। तो नजर को भटकाने से, कंसंट्रेशन को भंग होने से बचाने के लिए कम से कम उस सामान घर में रहना चाहिए, उस हॉल के अंदर। तो ये सारी व्यवस्था पहले से देख लेनी है। प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छी तरह से हो इसकी व्यवस्था करें। एक टेबल पे, सेंटर टेबल जो होता है या जो भी उनके घर में व्यवस्था है, आप पहले से उसकी व्यवस्था कीजिए, जहां पर एक अच्छे से कॉटन डाल करके उसके ऊपर प्रोडक्ट को अच्छा तरीके से डिस्प्ले, सुंदर तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले किस जगह पे होगा, किस कॉर्नर में होगा, कहां पर होगा, ये सारा चीज पहले देख उनके घर में जाकर मुआयना करके सारा यदि हम प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली है कि माहौल अच्छा बनेगा, वहां का गलतियां कम होगी।
डेमो किट का सामान आप लेकर के जाने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो वो यदि लेके जाने वाले हैं तो आप भी अपने घर में पूरी प्रेजेंटेशन किट की तैयारी कर लें। आप जो जिससे डेमो करने वाले हैं तो उसमें एक-एक चीज चेक कर लें कि प्रॉपर है कि नहीं, और उसको पूरी अरेंज करके पहले से किट को तैयार रखें। यदि होस्ट को किट बना चुके हैं तो होस्ट को भी उसको बोलिए पहले चेक करके रख दीजिए, बोलिए कि बस उस समय ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज नहीं है, चलो दौड़ के लाओ। अक्सर मैंने देखा है कि जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो बोलते हैं कि यार इसको कूटने वाला लाओ, टैबलेट को कूटने वाला कुछ भारी चीज पकड़ लाओ कहीं से खोज के, वो ढूंढने चला जाता है। तो ऐसे क्या है कि माहौल खराब होगा और एक क्या बोलते हैं उबियाहट, लोग उबने लगते हैं। उस चीज से हमें बचना है। पहले से सारा व्यवस्था हम करके रखेंगे, कुछ भी हमें मीटिंग के समय में इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़े। तो डेमो किट का पूरा सामान चेक कर लें। बुक्स वगैरह जो है, आपका प्रेजेंटेशन फाइल है, कंपैरिजन फाइल है, तो इस सारी चीज को पहले से वहां एकदम बढ़िया से सजा करके वहां पे रख देना चाहिए। व्हाइट बोर्ड कहाँ पे लगानी है वो सब पहले से चेक करके सारा सेटिंग कर दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो अक्सर देखा है, मैं भी कई होम मीटिंग्स में गया हूँ, शाम के वक्त में गया हूँ, तो जिस घर में जाते हैं तो वहाँ की जो महिलाएं होती है उस घर की, घर जो जिनके घर में होम मीटिंग है वो नाइटी में बैठे हुए हैं। जो होस्ट है वो लुंगी पहन के बैठा हुआ है। कभी कभी तो गांव में ऐसा भी मैंने देखा है कि खुला बदन है, ऊपर कपड़े नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ का ऐसा कल्चर है। तो हमें तो आरसीएम बिजनेस में क्या करना है, कहते हैं ना सतीश पंडित जी एक बात बोला है कि हमारे पास तो गंदे कपड़े ही आएंगे, धोबी के पास तो धुले हुए कपड़े आते नहीं है। तो हमारे पास तो ऐसे ही ऐसे लोग आएंगे, तो हमें उनको सुधारना है, उनको हमें सिस्टमेटिक लाना है। कम से कम सेमी फॉर्मल ड्रेस, अभी एक पिक्चर मैंने इसमें डाला है, ये क्या है, नॉर्मल ड्रेस ही है लेकिन ये सेमी फॉर्मल इसको बोलते हैं। मतलब पैंट शर्ट वगैरह प्रॉपर, और जो महिलाएं हैं वो प्रॉपर साड़ी वगैरह पहन लें, सूट वगैरह पहन लें। और ऐसा ना कि जो डेली हम घर में नाइटी वगैरह पहन कर रहते हैं वही पहनकर मीटिंग के दिन भी रहे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। प्रोफेशनल नजरिया रखना है, बिल्कुल नजरिया एटीट्यूड जो होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। वहां पे बातचीत भी करें तो आलतू फालतू बात न करें। ये होस्ट को यदि पहले से सारी चीजें हम सिखा दें, पहले से उनको हम जानकारी दें, तो गलतियां होने की संभावना न के बराबर रहेगी, कम से कम गलतियां होंगी। और जितनी कम से कम गलतियां होंगी उतना ही हमारा होम मीटिंग सुपरहिट होगा। तो प्रोफेशनल नजरिया है, ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं हो इसका ध्यान रखें। जैसे टीवी वगैरह उस घर में चलता हो तो टीवी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पहले से सुनिश्चित कर लें। होम मीटिंग में जैसे ही आपके घर में गेस्ट आने शुरू हुए, उस दिन हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आने वाला हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉपर उस दिन कनेक्शन ही काट के हटा दीजिए। यदि बोले भी चलाना तो आप बोल दीजिए कि कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से नहीं चल सकता, क्योंकि ये टीवी क्या है, ध्यान भटकाएगा लोगों का। जिस उद्देश्य से बुलाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। दूसरी जो चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो देखता हूं कि लोगों का बीच बीच में मोबाइल बजते रहता है। कोई गेस्ट आपके घर में आए हैं, उनके घर से फोन आ गया बीच में, तो इससे क्या होगी, मीटिंग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा खराब हो सकता है मीटिंग आपका। तो इसके लिए जो होस्ट है उनको पहले सिखा दीजिए कि जब आप पहले स्टेज खड़ा होकर के मुझे बुलाएंगे, तो उसके पहले आप जो है ना अपना मोबाइल जेब से निकाल करके स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और स्विच ऑफ करके जो गेस्ट आए हैं उनसे विनती कर लें कि प्लीज आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लें या तो स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो ये यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, लोग मोबाइल साइलेंट मोड में कर लेंगे। स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो कम से कम साइलेंट तो जरूर कर लेंगे। ये अक्सर गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैं इस चीज को अलग से स्टार मार्क लगा करके इसको मैंने जोड़ा है। बच्चों को अलग कमरे में खेलने की जगह दें। घर में तो होम मीटिंग करेंगे तो बच्चे तो होंगे ही घर में, और बच्चे जब बार बार मीटिंग के दरमियान में आते रहेंगे तो डिस्टर्ब होगा। जहां दो बच्चे मिले वो तो भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। हो सकता है कोई गेस्ट बच्चा लेकर, कैसे तो गेस्ट को इनवाइट करते समय एक चीज ध्यान रखिए, उनको बोल दीजिए कि छोटे बच्चे को जो यदि आप हैं तो आप प्लीज उनको लेकर के नहीं आएंगे, उनको दादी नानी के पास में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट करिए उनसे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी। फिर भी यदि आ जाते हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं उनको लेकर के किसी अलग कमरे में उनको खेलने के लिए कुछ खिलौने वगैरह कुछ ऐसी चीज दे दीजिए कि जिसमें उलझे रहे,
बच्चे तो आज वीडियो गेम में उलझे रहते हैं, गेम मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल में अपना उलझा रहेगा उधर। वहां बीच बीच में वहां डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए मीटिंग के समय, इस चीज का ध्यान रखना है। होस्ट परिवार के साथ मीटिंग में रहे। बहुत समय मैंने देखा है कि जो डायरेक्ट सेलर है हमारे पुरुष है, तो उनकी जो मिसेज है, उनके घर में होम मीटिंग हो रही, मिसेज है जो किचन में लगी हुई है, मिसेज मीटिंग में नहीं बैठी हुई है, तो होम मीटिंग का फायदा आपको नहीं हुआ। ऐसा यदि हो रहा है मतलब होम मीटिंग के कोई फायदा नहीं हुआ। आपको पूरे फैमिली, उनके घर में यदि उनके माता जी हैं, पिताजी हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे यदि बड़े हैं, तो उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सारे लोग बैठिए, 1 घंटे की तो बात है। किचन का काम जो भी है पहले से सब खत्म कर लीजिए। यदि हो सकता है, ऐसा भी होता है कि कुछ गेस्ट ऐसे इनविटेशन कर दिए जाते हैं जो कि रात का डिनर करके जाएंगे, खाना खाकर लंच करके जाएंगे, तो उनका जो लंच या डिनर जो बनने वाला था वो मीटिंग के पहले बन करके सब रखा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग के बीच में कुकर की सीटी बज जाए, तो पूरा ध्यान भंग हो जाएगा, कंसंट्रेशन खत्म होता है। तो ये सारी तैयारी पहले से यदि हम होस्ट को बैठ करके करवा देंगे तो मीटिंग बढ़िया होने की संभावना बढ़ जाएगी हमारी। एक अक्सर गलती मैंने देखा है कि लोग मीटिंग चल रही है और घर की महिला है जो कि चूंकि होस्ट को पहले सब चीज हम जानकारी दिए नहीं, उसका तो कोई गलती नहीं है। जैसे नॉर्मल गेस्ट घर में आते हैं, जैसे वो करते हैं उसी तरह से आज भी उन्होंने किया। मीटिंग चल रही है, बीच में चाय बिस्किट आ गया, तो एक जो है पहले होस्ट को बता दे कि चाय बिस्किट जो भी होगा ना, मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम लोग जब बैठ करके बात कर रहे होंगे उस समय में चाय बिस्किट भुजिया नमकीन जो भी अपने आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं उसको दिया जाएगा। तो पहले से ये बता के रखेंगे तो ये गलती नहीं होगी। मीटिंग से पहले या बाद में वहां जो माहौल, जो महिलाएं आती हैं बहुत सारी, चूंकि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जानने वाले लोग ही आते हैं, तो क्या होता है वहां पर एक चिट चैट शुरू हो जाता है, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो वहां पर एक चीज ध्यान रखें कि कहीं कोई नेगेटिव बातचीत ना हो, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज पर ध्यान दें। यदि ऐसा हो रहा है, ये होस्ट को जो महिला है उनको पहले समझा दें कि यदि ऐसा होता है तो तुरंत बात को बदलने का प्रयास करें। आप तुरंत कोई प्रोडक्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दें, ए जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, देखिए ना इसका ये मेरे को फायदा हो। मतलब बात को घुमा करके आपको पॉजिटिव माहौल में लेकर के आना है, और इससे क्या होगा, माहौल खुशनुमा रहेगा, और खुशनुमा रहेगा तो मीटिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट जो है, कितने लोगों को इनवाइट किया था। बहुत समय ऐसा देखा जाता है ना कि देखिए ना जी, हम तो 10 लोगों को बुलाए थे, 10 लोगों का नाश्ता वास्ता सब बना दिए, खाना बना दिए, चाय बन ये कर दिए, और लोग आया ही नहीं। अब जो 4 लोग जो आया है ना, वो पूरा का पूरा पानी फिर गया, आपका पूरा मेहनत बेकार चला गया यदि ऐसा चर्चा कर दिया। उसकी जगह पर ये कभी बोलना ही नहीं है। उन जो 4 लोग आए हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि हमें ही सिर्फ बुलाया गया और किसी को नहीं बुलाया गया है। यदि बात करनी भी है तो आप बोले कि बस आप लोग मेरे सबसे प्रिय हैं इसलिए मैंने आप लोग को बुलाया है, बाकी लोगों को मैं सबको नहीं बुलाया, क्योंकि सबको मेरे से मतलब नहीं है, आपसे मेरे को मतलब है। तो क्या है, वो इंपॉर्टेंट फील करेंगे, और अपने गेस्ट को इंपॉर्टेंट फील करवाना बहुत जरूरी है। जो आपके घर में आए तो आपने कितने लोगों को इनवाइट किया था, क्या किया था, इसकी चर्चा बिल्कुल भी न करें। जो हमारे होस्ट होंगे इस चीज को उनको पहले से हमें जानकारी दे देनी है। होस्ट जो होंगे, वो जो विजिटिंग लीडर जो आएंगे, प्रेजेंटेशन देने वाले, उनको अच्छी तरीके से एडिफाई करके लोगों से परिचय करवाना है, उनकी एडिफिकेशन करके, तारीफ करके। अब एक होस्ट नया व्यक्ति है, नया डायरेक्टर, वो तो जानता नहीं है, तो इसकी तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको कुछ स्क्रिप्ट लिख करके देना पड़ेगा पहले से उसको, बस ये इसको याद कर लीजिए, यही आपको उस दिन खड़ा होकर के बोलना है, तो काम आसान हो जाएगा। फिर मैंने स्क्रिप्ट एक आगे दिखाऊंगा, अभी मैं स्क्रिप्ट बनाया भी है एक एग्जांपल के लिए। बी पंक्चुअल एक बहुत चीज ध्यान देने योग्य बात है। कभी कभी होता है कि हमने मीटिंग का टाइम 7 बजे रखा, अब 7 बजे तक 3 ही लोग आए, अब 3 ही लोग आए तो हम क्या कर रहे हैं, 2 आदमी का इंतजार कर रहे हैं कि 2 आदमी और आएगा तब करेंगे, और इससे करते करते 7:30 बज गया। तो बाकी जो 2 आएगा कि नहीं आएगा वो तो भविष्य की बात है। जो सामने में 3 आदमी बैठा हुआ है ना, उसका किस्मत खराब कर रहे हैं, या तो हम अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं, इन तीनों का लाइफ खराब कर रहे हैं। ये तीनों व्यक्ति में उबियाहट पैदा हो जाएगी, बोरिंग फील होने लगेगा। तो कोशिश क्या करना है कि 7 बजे यदि टाइम है तो 5-10 मिनट इंतजार करेंगे, 7:05 में 7:10 में मीटिंग हर हाल में स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग जूम पे कर रहे हैं, जूम पे हम लोग 6:50 का टाइम देते हैं, 7 बजे शुरू कर देते हैं, 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं।
तो इस प्रकार की एक पंक्चुअलिटी यदि आ जाएगी ना, तो क्या है कि इससे माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा। जो गेस्ट आए हैं वो गेस्ट कभी भी उनको बैड फील नहीं होगा, कभी भी उनको उकताहट नहीं होगी। तो भी पंक्चुअल हो। एक और यहाँ पर स्टार मार्क मैंने लगाया है कि जिस व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है गलती होते हुए कि जिस दरवाजे से जैसे ही घुसते हैं ना, तो पहले लोगों का चेहरा नजर आता है, बोर्ड नजर नहीं आता है। जिस रूम में मीटिंग हो रही है, हम बाहर से जैसे ही इन करते हैं तो सामने हमें बोर्ड दिखना चाहिए, जबकि उल्टा क्या होता है, लोगों की पीठ हमें दिखनी चाहिए, बैक साइड दिखनी चाहिए, लेकिन हमें लोगों का फेस दिखता है। तो यदि ऐसा है तो आपका मीटिंग इफेक्टिव नहीं होगा, गारंटी मान लीजिए, क्योंकि लोगों की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाएगी। कोई भी एक छोटी सी भी खुरखुराहट सुरसुराहट शुरू होगी ना, घर में एक छोटा सा बर्तन भी गिरेगा ना, तो लोगों का नजर वहां पर चला जाएगा बाहर। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपको होम मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, कोई भी किसी भी प्रकार का मीटिंग करते हैं, तो दरवाजे के सामने वाले दीवार पे हमेशा बोर्ड होना चाहिए, यानी दरवाजे की तरफ लोगों का पीठ होना चाहिए, बैक साइड होना चाहिए, न कि मुंह होना चाहिए। इस चीज को हमेशा गौर करना है। अब है कि ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, मीटिंग में लगने वाला समय, कितने समय तक होम मीटिंग चलनी चाहिए। एक आइडियल समय होना चाहिए, कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए, तो ये भी आपको तय कर लेना पड़ेगा पहले। तो अभी आरसीएम बिजनेस में जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रकार के डेमो करने होते हैं, जितने, तो सारे चीज को लेकर के मैंने जो एक डिजाइन किया है, एक टाइम ड्यूरेशन, वो लगभग 55 मिनट का आता है, यानी कि मैक्सिमम 55 मिनट से 1 घंटा, 60 मिनट में सारे काम खत्म हो जाते हैं। अब ये 60 मिनट में किसको कैसे कैसे टाइम मैंने बांटा है, उसको मैं दिखाता हूं आगे। तो सबसे पहले होस्ट, शुरुआत तो मीटिंग की होस्ट ही करेगा, अपने घर में लोगों को वेलकम करेगा। तो सबसे पहले होस्ट के लिए कितना समय होना चाहिए, तो होस्ट के लिए जो समय दिया गया है, 2 काम होस्ट को करना है। एक तो वो जो इवेंट आयोजन अपने घर में इन्होंने जो किया है, उसके बारे में 2 शब्द बोलना है, और जो प्रेजेंटेशन दिखाने आए हैं उनकी एडिफिकेशन करनी है उनको। तो ये दोनों मिलाकर के एक में 1 मिनट, दूसरे में 2 मिनट दिया है मैंने, यानी टोटल 3 मिनट दिया है। लेकिन जो मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया है इसके लिए, उसमें 3 मिनट नहीं लगेंगे, मैक्सिमम टाइम ये दिया हुआ है। क्योंकि नया व्यक्ति है तो थोड़ा अटकेगा फटकेगा, तो 3 मिनट मैक्सिमम मैंने दे दिया है दोनों काम के लिए, जबकि 1 मिनट में काम हो जाता है। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको, ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आए कि एक होस्ट को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है। साथियों नमस्कार, आप सब मेरे आमंत्रण पर आकर मेरा मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज का यह कार्यक्रम हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, मुझे यह विश्वास है, क्योंकि ये मेरे दोस्त जो आज आपको इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे, इनके जीवन में बड़ा बदलाव होते हुए मैंने देखा है। ये अपने बारे में खुद बताएंगे, मैं इनके बारे में ज्यादा ना बात करूंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आपकी तालियों के बीच अपने दोस्त एबीसी, जो भी उनका नाम है, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो आप मेरे घर आए। अब ये क्या है, इसमें जो प्रेजेंटेशन देने वाले थे व्यक्ति, उनका एडिफिकेशन भी हो गया, जो आपके घर में गेस्ट आए हैं उनका वेलकम भी हो गया। अब बताइए इतना लाइन बोलने में कितना मिनट लगेगा, मेरे को कितना लगा, 1 मिनट के आधा मिनट भी नहीं लगा। तो इस प्रकार से कुछ स्क्रिप्ट आप तैयार कर सकते हैं अपने होम मीटिंग में यूज करने के लिए, अपने टीम में इस्तेमाल करने के लिए, कि होस्ट को क्या क्या बोलना है। होस्ट के लिए कुछ कुछ स्क्रिप्ट बना करके रख दीजिए रेडीमेड, बस उसको पढ़ना है, उसको याद कर लेना है, बस वही चीज बोलना है, तो गलतियां कम होगी। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, होस्ट ने प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति को खड़ा कर लिया, बुला लिया। अब उनका काम क्या किया है, तो प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति का पहला जो काम है सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, और एक ड्रीम बिल्डिंग करना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना कि सब लोग सपनों की दुनिया में चला जाए, सब लोगों को अपना ड्रीम याद आने लगे। अच्छा सा घर, अच्छा सा विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, जो भी लोग देखते हैं, तो ऐसा एक माहौल तैयार करना काम है। और इसके लिए 3 मिनट का समय काफी होता है, 3 मिनट दिया गया है। इसके बाद उस सपने को पूरा करने में इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का क्या रोल होता है, क्या कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, उस कॉन्सेप्ट के बारे में 4 मिनट की जानकारी देना है मैक्सिमम। कंपनी प्रोफाइल,
जिस कंपनी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस सिस्टम की बात करने वाले हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इसका मिशन, उसका प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। इसके बाद हम प्रोडक्ट डेमो वहां पर दिखाएंगे, वहां पर मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे और कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, कुछ लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे वो सक्सेस हुए, कैसे लोग थे और कैसे आज सक्सेस है। तो ये इतना काम जो होता है वो प्रेजेंटेशन देने वाला का होता है। और इसको टोटल यदि कैलकुलेट करके देखेंगे तो 4 3 7 5 12 6 18 25 8 33 मिनट, 33 मिनट का समय लग रहा है, मतलब कि मैक्सिमम 35 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो 35 मिनट में ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आवाज आ रही है? अब इसके लिए भी मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है। जैसे सपोज करते हैं मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए गया हूँ किसी होम मीटिंग में, तो मैं क्या बात करूँ। साथियों नमस्कार, मैं दिलीप कुमार आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो लगभग 15 साल पहले बोकारो में मैं एक छोटा सा दुकानदार हुआ करता था, अपने परिवार के साथ किसी तरह मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था। उसी समय मुझे एक ग्राहक के द्वारा इस महान सिस्टम को दिखाया गया। मैं इसको देखने के बाद असमंजस में था कि करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना था कि ऐसी कंपनियां आती हैं, कुछ दिन टिकती है और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा लेकर भाग जाती है। इसलिए मैंने उनसे बोला कि ठीक है, सोच कर बताऊंगा। इसके बाद साथियों सच कहूं तो मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको बोला था कि सोच के बताऊंगा। और 3 महीनों तक वो मेरे दुकान पर आते रहे। इस बिजनेस 3 महीने तक मैंने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, जिसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा, क्योंकि 3 महीने मेरे जीवन में मेरे वापस कभी नहीं आएंगे। वो शख्स, वो जो हमारे ग्राहक थे जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, वो बार बार हमारे दुकान पे आते रहे, बार बार इसकी चर्चा करते रहे और मैं बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको टालता रहा। और एक दिन मुझे न चाहते हुए भी वो मुझे जबरदस्ती एक मीटिंग में ले गए, इसी प्रकार की मीटिंग थी। और उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना मूर्खता वाला काम कर रहा था, इतनी अच्छी सिस्टम को अपने से दूर रखा था। इसलिए मैं ज्यादा देर न करते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और मात्र 3 सालों में इस बिजनेस का एक लेवल होता है जिसको रॉयल्टी लेवल बोलते हैं, उसको मैंने अचीव किया। और दोस्त उस दिन के बाद, रॉयल्टी के अचीवमेंट के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और अब तक मैंने बहुत सारे सपनों को जो मैं देखा करता था, उस सपनों को मैंने पूरा किया। और साथियों इस मीटिंग में मुझे जो दिखाया गया था वही चीज आज मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं। क्या आप अपना कीमती वक्त में से 15 मिनट समय मुझे दे सकते हैं? निश्चित तौर पे वहां पर जवाब आपको हाँ मिलेगा, क्योंकि समय अपना आपने बहुत ज्यादा नहीं दिया। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बोला, 1 घंटा बोलते तो हो सकता है लोग ना नुकुर कर सकते थे। मात्र 15 मिनट का आपने समय मांगा, तो 15 मिनट दे सकते हैं। वहां से आया यस, आपने दिया, बोला धन्यवाद। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, तो आपसे गुजारिश है अपने सवाल को लिख के रख लीजिए। हो सकता है आपके सवाल का जवाब स्वतः ही मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान मिल जाएंगे, और यदि नहीं मिलते हैं तो मीटिंग के बाद मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे चलिए कुछ दिखाना चाहेंगे आप। अब बोर्ड पे मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं उनकी ड्रीम बिल्डिंग कर रहा हूँ। ड्रीम बिल्डिंग कैसे कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बोर्ड पे ये प्लान, ये चीज लिखा कि देखिए इस दुनिया में आज हमारे देश में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी जिनको हम लोग बोलते हैं आम आदमी, गरीब आदमी, गरीब वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, इस प्रकार के उनको नाम दिया जाता है, जिनकी संख्या आज 80% है हमारे देश में। और कुछ लोग जो है जिनको खास आदमी बोला जाता है, जिनकी संख्या मैक्सिमम 20% है। और ऐसा मैंने पढ़ा था कि ये 20% लोगों के पास जितना पैसा है ना, उतना सारा पैसा मिला करके 80% लोगों के पास भी नहीं। एक बहुत बड़ी गैप है हमारे यहाँ। एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, खास आदमी कहाँ अपने बच्चे को पढ़ाता है, सबसे जो बढ़िया, सबसे टॉप स्कूल होता है उस स्कूल में अपने बच्चे को भेजता है। एक आम आदमी त्योहारों में भी मन पसंद खाना नहीं खा पाता है, मन पसंद कपड़े नहीं पहन पाता है, अपने बच्चों का बर्थडे तक भूल जाता है।
लेकिन एक खास आदमी जो होता है, हर महीने त्योहार तो उसके जीवन में प्रतिदिन होता है। जब मर्जी तब मनपसंद कपड़े खरीद लेता है, जब मर्जी तब वो मनपसंद खाने खाता है, जब मर्जी तब कहीं घूमने चला जाता है। अब दोस्त, ये जो 20% वाले लोगों की जो जिंदगी है, कहीं ना कहीं आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जिनको आप देखे होंगे। आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि मेरे बच्चों की भी जीवन इसी तरीके से गुजरे जैसे उनके बच्चे को जीवन में हो रहा है, घटनाएं हो रही है? यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको नाम नहीं ले रहे हैं, मैं उनके परिवार का, उनके बच्चों का नाम ले रहे हैं। क्योंकि हर इंसान का जो अटैचमेंट होता है ना, अपने बच्चों के साथ ज्यादा होता है, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा होता है। तो उनका नाम ना लेकर के उनकी डायरेक्ट उनकी फैमिली को ऊपर टारगेट करेंगे कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते, जिस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे थे, आप इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि कैसा होता। कोई आपके बच्चे का बर्थडे होता, आपके बर्थडे में कोई बढ़िया शानदार 5 स्टार होटल में आप जाते, वहां पर आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं सारे लोग रहते, आपका बच्चा का बर्थडे हो रहा होता। आप सोचिए कि वहां पर कैसे मजा आता, कैसा फीलिंग होता आपको। मतलब क्या है, हम लोगों को कल्पना की दुनिया में ले जा रहे हैं, उनको ड्रीम में हम ले जा रहे हैं, मतलब लोगों को फील करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक खास आदमी के जीवन में जो जो घटनाएं होती है उसको हम फील करवाएंगे और उनको हम बोलेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि हमें भी इन खास लोगों के बीच में होना चाहिए? यस या नो में जवाब दीजिए। तो निश्चित तौर पे है कि लोग यहाँ असमंजस करेंगे, कुछ यस बोलेंगे, कुछ नो बोलेंगे। तो आपको वहां बोला है, मुझे निश्चित तौर पे मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की कैटेगरी के लोग हूं। मेरे से भी ये सवाल पूछा गया था, मैं भी शर्म से कहे या तो असमंजस में मैं हमारा बगल वाला नहीं बोल रहा है तो मैं कैसे बोल दूं, लेकिन अंदर से मेरी आवाज आ रही थी, यस मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने बच्चे का बर्थडे एक शानदार 5 स्टार होटल में मनाऊं। मैं भी चाहता था कि मैं साल में छुट्टियां मनाने बच्चों को नानी घर में भेजूं, बल्कि उसको लेकर के हम दार्जिलिंग जैसे जगह पर जाऊं, शिमला में जाऊं, कश्मीर में जाऊं। मैं भी चाहता था। तो दोस्त, निश्चित तौर पे हम चाहते हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि आज जो काम आप कर रहे हैं, नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, खेती करते होंगे, कोई एजेंट का काम करते होंगे, या जो भी काम करते हैं, मैं किसी काम को छोटा नहीं समझता। हर काम सम्माननीय है, क्योंकि हर काम की वैल्यू है, हर व्यक्ति की वैल्यू है। तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उस काम को करके आप सोचिए कि अगले 5 साल में क्या आपका परिवार, ये 20% लोगों के परिवार को जो खुशियां मिलती है वो खुशी मिल सकती है क्या? अब सोचिए 1 मिनट के लिए, क्या लगता है मिल पाएगा? निश्चित तौर पे इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि जिस काम को करके अगले पिछले 10 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो अगले 5 साल में क्या खाक बदलाव हो जाए? निश्चित तौर पे नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो काम अभी आप कर रहे हैं उस काम को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं ला, वो एज इट इज करते हुए मात्र 5-10 हजार रुपये का प्रोडक्ट खरीद के, जो प्रोडक्ट हर महीने आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, आटा, तेल, नमक, साबुन, टूथपेस्ट आपके घर में इस्तेमाल होते हैं कि नहीं होते हैं, बस वही प्रोडक्ट खरीद करके अगले 5 साल में आप अपने परिवार को 20% लोगों वाली खुशी दे सकते हैं। ऐसा कुछ प्लान आप देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यहां देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, हमें पूछना है। ये करना चाहेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गलती से लिखा गया है, यहाँ करना शब्द नहीं होगा, यहाँ देखना शब्द होगा, इसको आप लोग सुधार लें। देखना चाहेंगे कि नहीं? अभी तो हमें उनको मेंटल तौर पे जो हम प्लान दिखाने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, हमें मेंटल तौर पे उनको तैयार करना है, जिस प्रकार से एक किसान बीज बोने के पहले खेती को तैयार करता है। हमें उस प्रकार से उनको तैयार कर रहे हैं, एक ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना है, तो निश्चित तौर पे लोग बोलेंगे यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उनको हम बताएंगे कि ऐसा संभव है, और ये ऐसा इसलिए संभव है कि इस दुनिया में जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जो कामयाब लोग हैं, बड़े बड़े लोग, समाज साधारण लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सारे के सारे लोगों जो है पावर ऑफ नेटवर्क का अपने जीवन में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास आज हर कुछ है,
जो चाहते हैं वो उनके पास है। एक इंसान के पास जो होना चाहिए हर चीज, सुख सुविधा का साधन है उनके। तो ये पावर का, नेटवर्क का पावर क्या होता है आपको नया लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कोई भी इंसान या तो किसी दूसरे व्यक्ति के नेटवर्क का हिस्सा होता है, या तो वो व्यक्ति अपने लिए किसी लोगों का नेटवर्क बनाता है। ये दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी में हर इंसान यहां बैठा हुआ है। आप यदि अपने लिए नेटवर्क नहीं बना रहे हैं तो किसी न किसी के नेटवर्क में ऑलरेडी आप शामिल हैं। और आप यदि इस टेक्निक को, इस साइंस को यदि आप समझ जाते हैं कि मैं किसी के नेटवर्क में हूं इसलिए वो अमीर है, तो मैं भी अपने लिए यदि नेटवर्क क्रिएट करूं, नेटवर्क बनाऊंगा, तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। क्योंकि जो काम एक अमीर व्यक्ति ने किया है वही काम हम भी करेंगे तो हम भी अमीर बनेंगे। एक व्यक्ति जिस रास्ते पर चल करके दिल्ली पहुंचा है, उसी रास्ते पे सेम उसको फॉलो करते हम भी चलेंगे तो हम भी निश्चित तौर पे दिल्ली पहुंचेंगे। इसमें कोई तो साइंस है नहीं, कोई विज्ञान है नहीं। तो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं आगे कि एक आम आदमी 5 साल में खास आदमी बन सकता है। क्योंकि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग, जिनकी बातें मैं अभी कर रहा था, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम है मुकेश अंबानी। आज बच्चा बच्चा जानता है इनको। और इन्होंने, इनकी पहचान, इनका नाम घर घर पहुंच गया जियो आने के बाद। हर महिला, बच्चा, हर लोग जानते हैं। 100% जो आबादी है, मान बोल सकता हूं कि सारे लोग, इंडियन लोग जानते हैं मुकेश अंबानी को। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जियो सिम लॉन्च किया और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ऐसा तहलका मचाया, इस मतलब रातों रात पूरी तस्वीर ही बदल गई टेलीकॉम इंडस्ट्री की। जिस मोबाइल फोन का बिल हमारा 2600 आता था, वो बिल हमारा 300 पर आ गया। मतलब कि जबरदस्त चेंजिंग आया, बदलाव आया। इन्होंने क्या किया, 10 करोड़ लोगों को फ्री में सिम बांट दिया। और फ्री में सिम ही नहीं बांटा, बल्कि बोला कि फ्री में बात करो, फ्री में नेट यूज करो। जबकि हम लोग उस जमाने में 1 GB नेट लेते थे तो 250 रुपया देना पड़ता था। तो जिस 1 GB डाटा के लिए 250 रुपया पे करना था, और यहाँ अनलिमिटेड मिल रहा है फ्री में, तो कौन नहीं लेगा फ्री में सिम। तो इन्होंने दूसरी दूसरी कंपनियां सारी तबाह हो गई, सारे खत्म हो गए। और सारे लोगों की, जितनी भी दूसरी कंपनी के लोग थे, सारे लोग मूव कर गए जियो की तरफ। और जियो में मूव कर गए। सिर्फ मुकेश अंबानी का एक ही फंडा था कि आज ये हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले 3 महीने बाद हम इनको छोटा छोटा प्लान देंगे, इनको हल्का लगेगा। जिस व्यक्ति का खर्चा, मैं दिलीप कुमार आपको बता रहा हूं, मैं 2600-2700 रुपये महीने का बिल पेमेंट करता था। 2500 से किसी महीने में मेरा पोस्ट पेड का बिल नहीं आता था। अब 2500 का मेरा बिल आता था, मेरा खर्चा आ गया 100 रुपये, 150 रुपये में। क्योंकि 399 रुपया में 84 दिन का मेरे को पैकेज मिल गया। तो उसी में मेरा काम ऑलरेडी हो रहा था। अनलिमिटेड कॉलिंग कर रहे थे, अनलिमिटेड डाटा भी यूज कर रहे थे। तो मेरा 2600 का बिल, 2500 का बिल 300, 100 पे आ गया ना, 100-150 रुपये में आ गया। तो कितना आसान हो गया। तो पूरे देश में तहलका मच गया। मुकेश अंबानी ने बोला हमको ज्यादा नहीं चाहिए, ये 10 करोड़ लोग जो है ना, औसत 1 रुपया हमको डेली देगा, तो मेरा एक दिन का आमदनी कितना हो गया, 10 करोड़। तो ये दोस्त होती है पावर ऑफ नेटवर्क। एक आम आदमी अपने 2 हाथों से और भगवान के दिए 24 घंटे में काम करके 10 करोड़ कमा सकता है क्या? कभी नहीं कमा सकता है। लेकिन एक नेटवर्क अपने लिए बना करके 10 करोड़ क्या, 10,000 करोड़ भी कमा सकता है। तो दोस्त, हम नेटवर्क, इसी सिद्धांत का यूज करते हुए, ये रितेश अग्रवाल है, ओयो का नाम सुने होंगे आप लोग। यदि आप लोग यात्रा करते होंगे, होटल देखते होंगे, बड़े बड़े शहरों में ओयो का बोर्ड लगा रहता है, बड़े बड़े होटलों में। इस लड़के के पास, स्टूडेंट था ये लड़का, 28 साल मात्र उम्र है इसकी, उड़ीसा के रहने वाले हैं रितेश अग्रवाल ने। एक भी इसके पास में होटल अपना नहीं है, लेकिन इसने पूरे देश में होटलों की एक श्रृंखला बनाई और एक नेटवर्क बनाया, और जिसकी वजह से 4000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। और कितने दिनों में, मात्र कितना दिन हुआ है वो आए हुए, 5-7 सालों में। एक दूसरे व्यक्ति हैं भविष्य अग्रवाल। ओला कैब का नाम सुना होगा आपने। यदि आप मूव करते होंगे, जर्नी करते होंगे, बड़े बड़े शहरों में ओला कैब चलता है। इस व्यक्ति के पास अपना एक भी टैक्सी नहीं है, एक भी कार नहीं है अपना, लेकिन पूरे देश में करोड़ों कारों, करोड़ों ड्राइवरों को इसने नेटवर्क बना लिया। करोड़ों ड्राइवरों का नेटवर्क बनाया, जिसके वजह से आज लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। मात्र कितने सालों में, 8-10 सालों में। उम्र कितनी है इसकी, मात्र 36 साल।
आप सोच लीजिए कितने साल की उम्र में, 25-26 साल की उम्र में शुरू कर दिया था ये काम। तो एक आइडिया, नेटवर्क बनाने का आइडिया, नेटवर्क की पावर इस व्यक्ति को समझ में आ गई, इसने ओला का निर्माण किया और आज 7,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। इसी प्रकार से पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा को आप जानते हैं। पेटीएम क्या है? बैंक ना जाना पड़े, अपनी मोबाइल से ही पैसों का लेन देन करने का एक सिस्टम पेटीएम। जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की घोषणा किया था, डिजिटल इंडिया का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये विजय शेखर शर्मा के दिमाग में आया और इन्होंने पेटीएम बना दिया। आज पेटीएम बनाने की वजह से ये भी हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए आज। ये है हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा, जिन्होंने फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का संचालन पिछले 1977 साल से कर रहे थे, 1977 से संचालन कर रहे थे। इनके दिमाग में सन 2000 में एक कॉन्सेप्ट आया। इन्होंने 80% लोगों की प्रॉब्लम को समझा। हमारे देश की जो 80% आबादी है, जो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीती है, इनका भी अधिकार है सपनों की जिंदगी जीने का, इनको भी अधिकार है अपने सपने पूरा करने का। ये सोच के साथ में इन्होंने आरसीएम बिजनेस की रचना की और आज के डेट में ये खुद भी हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और इनके माध्यम से लाखों लोग हैं जो करोड़पति बन रहे हैं और बन चुके हैं आज इंडिया में। और आने वाले समय में पता नहीं करोड़ों लोग, कितना अरबों खरबों के मालिक बनने वाले हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ नेटवर्क। एक रितेश अग्रवाल ने क्या किया, होटलों का नेटवर्क बनाया। वो अपना होटल उसका एक भी नहीं था, लेकिन पूरे देश में जो होटल है उसको उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसका एक नेटवर्क बना लिया, वो कम अमीर बन गया। रितेश अग्रवाल ने टैक्सी ड्राइवरों का नेटवर्क बना लिया। मुकेश अंबानी के बाप के पास पैसा था, रितेश अग्रवाल के बाप के पास तो पैसा नहीं था, वो तो एक मामूली लड़का है, स्टूडेंट है। रितेश अग्रवाल के पास पैसा नहीं, भविष्य अग्रवाल के पास पैसा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपना जीरो से शुरू किया सफर, जीरो से हीरो बने मात्र इतने कम साल में। तो दोस्त, इसी से आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। और आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने हमें वही पावर आरसीएम बिजनेस के माध्यम से दिया। हमें भी बोला कि तुम कस्टमरों का नेटवर्क बना दो, पूरा सिस्टम मैं दे देता हूं। पूरे देश में 12,000 से ज्यादा इस कंपनी के आउटलेट इन्होंने दिए। इसमें हमारा आपका कितना पैसा लगा है? कुछ भी नहीं। पूरी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेवारी टीसी सर खुद लिए हुए हैं। रास्ते में आने जाने में ट्रक पलट जाए, माल खराब हो जाए, माल एक्सपायर हो जाए, इसकी जिम्मेवारी हमारी और आपके ऊपर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। वो सारा जिम्मेवारी टेंशन वो ले रखे हैं। हमारे हिसाब किताब हमको रखनी पड़ती है क्या? नो, सारा हिसाब किताब भी वही रखते हैं। मतलब हमारा अकाउंटेंट का भी काम वही कर रहे हैं। इतनी सारी वो जिम्मेवारी लिए हुए हैं, सारा टेंशन वो लिए हुए हैं। हमारा काम क्या है? सिर्फ कस्टमरों का नेटवर्क बनाओ। बस जो आपके आसपास आपके जान पहचान के लोग हैं उनको इस दुकान से, इस सिस्टम से, इन प्रोडक्टों से परिचित करवाओ और अपना एक नेटवर्क बनाओ। आप भी आने वाले समय में 7,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक नहीं बने, 7 करोड़ की भी संपत्ति के मालिक बन गए तो जिंदगी में बल्ले बल्ले। तो दोस्त, इस प्रकार से क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन किए। 4 मिनट मैंने यहां समय दिया था, मैंने ज्यादा समय लिया है ताकि आपको समझाना पड़ रहा था बार बार। आप यहां पर समय का ध्यान रखें। अब कंपनी प्रोफाइल, इसका मिशन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आज हम डेमो करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन कंपनी प्रोफाइल, मिशन, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान को 5 से 6 मिनट में दिखाने के लिए मैं थोड़ी बीच में रेस्ट भी करूंगा। प्रोग्राम लंबी चल रही है, पता नहीं आप लोग कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना तो 100% देने का कसम खा चुका था। मैं आज अपनी पूरी 100% दूंगा, पूरी एनर्जी के साथ दूंगा। मैं तो अभी बात कर रहा हूं, मेरे सामने में कोई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सामने में बैठे हुए हो। मेरे इस फीलिंग के साथ मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए, मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं अपने सहयोगी गौरव बसंत जी को बोलूंगा कि वो मार्केटिंग प्लान का कैसे, जो कौन से कंपनी का प्रोफाइल, मिशन, कंपनी का क्या है, कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी और कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी दे। और फिर पुनः मैं आऊंगा। तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर गौरव बसंत जी। जी, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर। आप बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन आप हम लोगों को दे रहे हैं और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है सर, मैं भी चाहूंगा इसको अच्छी तरीके से निर्वाह करूं। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है सर, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है इसे मैं बताऊंगा।
और ये रहा हमारा मार्केटिंग प्लान। और सबसे पहले आज हम लोग ये जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस जो पिछले 21 साल से चल रही है, इस बिजनेस का सबसे मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब मैंने आरसीएम को शुरुआत किया था तो इसके 3 उद्देश्य मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मैं कहूँ तो मेरे को दिल से ये टच कर गया था, दिल से छू गया था। और इसका सबसे पहला उद्देश्य जो है हमारा, वो है स्वस्थ रक्षा। आज आरसीएम बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके काम कर रही है जो प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए और आपके परिवार के हेल्थ के लिए 100% बेनिफिशियल है। सेकंड जो उद्देश्य है उसका, वो है आर्थिक स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी। आज देखिए, 2 साल से हम लोग कोविड के दौर में हैं, और कोविड के दौर में एक चीज तो हम सभी लोगों को झलक मिल गया है कि हम वर्तमान में अगर कोई भी काम करते हैं, उस काम में हम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। और फाइनेंशियली सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि वो काम दूसरों पर निर्भर होता है। लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। और तीसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका, वो है नए भारत का निर्माण। इसको दूसरे भाषा में ये समझेंगे कि आज अगर आप 2 भाई हैं, तो 2 भाई अगर 2 अलग-अलग काम कर रहे हैं, तो दोनों कामों में एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव के साथ काम करते हैं। मतलब एक कोख से जन्म लिया हुआ 2 लोग आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस, जहाँ पे मेरी टीम में हजारों लोग हैं, हजारों लोगों को मैंने ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन उस हजारों लोगों की तरक्की के लिए, उस हजारों लोगों की खुशी के लिए आज मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, या मेरे अपलाइन मेरे घर की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। दैट मीन्स दूसरों के बारे अच्छा सोच रखने से ही शायद एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। तो ये 3 उद्देश्य हैं आरसीएम बिजनेस के। और आइए जानते हैं इसका मार्केटिंग प्लान क्या है। तो आरसीएम को समझने से पहले मैं चाहूंगा इसको समझना चाहिए कि ये है क्या। तो आरसीएम क्या है, एक परिवर्तन है, और परिवर्तन संसार का नियम है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसा वैसा परिवर्तन आता जाएगा। परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। हमारे पास एक टेलीफोन होता था जिसको हम लोग नोकिया कहते थे। नोकिया को एक समय लगता था कि मैं तो शेर हूँ, मेरे को तो कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन नोकिया को भी हारना पड़ा और सैमसंग उसके सामने आ गया। ठीक उसी तरीके से एचएमटी को भी हराया फास्ट्रेक ने, कोटक को हराया कैनन ने, और याहू ईमेल को हराया जीमेल ने। अब ये लोगों के हार के पीछे रीजन क्या है, तो इनको बदलाव लगता था कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। इन्होंने बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसने भी बदलाव को एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़ गया। और आने वाले समय का सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे बड़ा व्यवसाय है, वो है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, इसको हम समझेंगे। विश्व में अगर डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार अगर आंकड़ा देखेंगे, तो हम लोग को देखने से ये मिलेगा कि आज यहाँ पे आंकड़ा मैं देख रहा हूँ, और आप भी देख सकते हैं, ये टॉपिक आज का नहीं है हमारा। और अगर रुपये में बात करें तो 2025 आने वाले 3 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार होगा, वो इंडिया के अंदर लगभग 64,500 करोड़ का होने जा रहा है, जो कि वर्तमान समय में 8 से 10,000 करोड़ का है। मतलब एक बहुत बड़ा संभावना है व्यापार का। तो आइए हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो आज का जो वर्तमान व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था, इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि आज वर्तमान बाजार व्यवस्था में कोई कंपनी होती है जो सामान को तैयार करती है, फिर उसका विज्ञापन होता है। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को जानकारी मिलती है, और जैसे ग्राहक को जानकारी मिलती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से वो कस्टमर तक पहुंचता है, जिसमें क्या होता है कि कंपनी एक सीएनएफ एजेंट को सामान देती है, सीएनएफ एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर थोक विक्रेता होलसेलर को देता है, होलसेलर से रिटेलर लेके जाते हैं, और इस रिटेलर से हम और आप आम ग्राहक खरीदारी करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी अगर 50 रुपए में कोई माल तैयार करती है, तो इन सारे लोगों के हाथों से आते आते उसी माल की कीमत, उसी सामान की कीमत 100 रुपए हो जाती है। मतलब ग्राहक जितने भी रुपए बाजार में खर्च करता है, उसका 50% पैसा कंपनी के पास जाता है, और 50% पैसा मिडिल मैन के यहाँ चला जाता है। और मिडिल मैन के यहाँ पैसा तो जाता है, लेकिन नुकसान क्या मिलता है कि खरीदारी पर सबसे पहले पक्का बिल नहीं होता है, नकली और कम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, और जगह के अनुसार रेट बदलता रहता है, ग्राहक को ज्यादा दाम भी देना पड़ता है, खरीदारी पर किसी प्रकार का कोई छूट नहीं होता है, और खरीदारी पर आज तक, हमारी और आपकी खरीदारी पर आज तक किसी प्रकार का कोई आय नहीं आया है। तो ये सारा नुकसान एक आम ग्राहक पिछले कई वर्षों से उठाता आ रहा है। और इसी में बदलाव अगर आते हैं, और बदलाव के साथ हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। यहाँ भी एक कंपनी होती है जो सामान को तैयार करती है, और कंपनी सामान बना के सीधे आपके शहर तक सामान को पहुंचा देती है, और आप अपने शहर से खुद ग्राहक बन के उस सामान को खरीदारी करते हैं। लेकिन पहले हम ग्राहक होते हैं, और यहाँ पे ग्राहक ना होके हम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी
पहले जैसे आप 100 रुपए खर्च करते थे, आज भी अगर आप बाजार में 100 रुपए खर्च करते हैं तो कंपनी के पास सीधे 100 रुपए चली जाती है। 100 रुपए जाने के बाद कंपनी अपनी लागत की 50 रुपया रखती है, 5% कंपनी सिस्टम चलाने पे लेती है और बचा 45% वो ग्राहक को रिटर्न कर देती है। डायरेक्ट सेलिंग में ये बेनिफिट होता है। और साथ में क्या खरीदारी से फायदे होते हैं, तो पहला फायदा होता है कि हर खरीदारी पर पक्का बिल होता है। पक्का बिल होने से डुप्लीकेसी का खतरा नहीं होता है। दूसरा 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मिडिल मैन नहीं होता है। पूरे भारत में एक दाम। हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पूरे भारत में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मार्केटिंग होती है, जिससे पूरे भारत में एक दाम होता है। बाजार से दाम भी कम होता है, क्यों? क्योंकि टीवी में कोई एडवर्टाइज नहीं होता है। हर खरीदारी पर 10 से 20% की छूट आती है। मतलब आपकी खरीदारी से आपको डिस्काउंट मिलता है, वो भी कोई सीजनल नहीं, एनी डे, एनी टाइम, एनीवेयर। बिजनेस वॉल्यूम पर 10 से 32% की आय भी होती है और शानदार व्यापार मौका मिल जाता है, जिस व्यापार को करने से हम रॉयल्टी जैसी इनकम को लेने के काबिल बन जाते हैं। थोड़ी सी मैं कंपनी प्रोफाइल की बात करना चाहूंगा कि ये कंपनी 1977 की है, जिस कंपनी का नाम फैशन प्राइवेट लिमिटेड है और इस कंपनी के फाउंडर हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी हैं। और पहले ये कपड़ा बनाती थी। अगस्त 2000 से ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे एंट्री करती है और उसे डायरेक्ट सेलिंग का नाम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका रखती है। थोड़ी सी मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि इस कंपनी के पास में शुरुआती दौर में तो एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ था, लेकिन आज के डेट में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास में। मैं तो कहता हूँ आपके घर के जरूरत के 60 to 70% रिक्वायरमेंट को ये कंपनी आज के डेट में फुलफिल कर रही है। और कंपनी की जो तैयारी है, आने वाले समय में आपके घर में किचन के जीरा से लेके आपकी मैडम के कानों के हीरा तक वो आरसीएम देने वाली है। इतनी बड़ी तैयारी आरसीएम ने कर रखी है। और ये रहा हमारा आरसीएम वर्ल्ड। मतलब कहूँ अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर जांचना है तो थोड़ी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखनी जरूरी होती है। आरसीएम वर्ल्ड जो कि हमारा राजस्थान भीलवाड़ा में सिचुएटेड है, 17 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा इंडस्ट्री हमारा एक जगह पे। वैसे तो इंडिया में 6-7 जगह हमारे फैक्ट्री है, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर जिसको हम लोग आरसीएम वर्ल्ड कहते हैं, वो 17 लाख स्क्वायर फीट में वहां पे सिचुएटेड है, जहाँ पे कंपनी के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप कभी भी जाके इसको देख सकते हैं। तो ये आरसीएम वर्ल्ड है साथियों, और मेरी जिम्मेदारी यही तक है। मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू दिलीप सर। थैंक यू गौरव। मार्केटिंग प्लान देखा, कंपनी का प्रोफाइल भी पता चल गया, कंपनी का क्या मिशन है वो भी पता चल गया, कंपनी की प्रोडक्ट कितनी है, रेंज कैसी है वो भी यहाँ पे पता चल गया, ये भी हमने जानकारी दे दिया। रह गई प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो प्रोडक्ट डेमो का आज हम कार्यक्रम चूंकि काफी लंबा हो गया है, तो इसलिए इसको आज स्किप किया गया है और डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। और आप लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे साथी डेमोन्स्ट्रेशन कर भी रहे हैं। तो अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट जो है सक्सेस स्टोरी, यानी कि इस सिस्टम के माध्यम से कैसे कैसे लोग कामयाब हुए। देखिए आपके बीच में हमारे सामने स्क्रीन पर है मिस्टर खुबलाल महतो जी, ये बोकारो झारखंड के हैं। इनकी बैकग्राउंड के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक ट्रक ड्राइवर थे। ये ट्रक चला करने का काम करते थे, पढ़े लिखे नहीं है, ग्राम के रहने वाले, गांव के रहने वाले हैं, निहायत गांव के। लेकिन आज के डेट में इन्होंने इस सिस्टम को कभी किसी के माध्यम से देखा था और आज के डेट में टेक्निकल अचीवर है। महीने की अच्छी खासी इनकम है, अच्छी लाइफ है, अच्छी शानदार लाइफ स्टाइल जीते हैं। और इनकी फोटो देख लीजिए, देख करके कोई बोल सकता है कि ये ट्रक ड्राइवर रहा होगा कभी? तो दोस्तों ये यहाँ पे एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी इस सिस्टम की पावर से, यानी कस्टमर बनाने का, नेटवर्क बनाने का एक यदि ठान यदि सिर्फ लेता है और लगातार काम करता है तो वो ऐसी लाइफ जी सकता है। अगली जो स्लाइड है यह है मिसेज नूतन देवी, साहेबगंज झारखंड की हैं। ये हाउसवाइफ है। बहुत सारे हाउसवाइफ को लगता है कि मैं नहीं कर सकती। हाउसवाइफ को बहुत जगह इंडियन जो फैमिली है, कंजर्वेटिव फैमिली जिनको हम लोग बोलते हैं, अच्छा उनकी सोच होती है कि मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ। पुरुष जो होते हैं सोचते हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी पैसा कमाने के लिए काम करेगी तो हमारा शिकायत हो जाएगा। और इस सोच की वजह से वो अपनी पत्नी को इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन हर महिला की एक इच्छा होती है कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए मैं परिपति के सामने हाथ ना फैलाऊं, हमारी अपनी भी कुछ पहचान हो। तो ये आरसीएम बिजनेस एक ऐसी प्लेटफॉर्म देता है कि कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी महिला अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने पति को संभालते हुए, अपने परिवार की सारी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, खाली समय में जितना भी उनको मिलता है, कभी 1 घंटा मिला तो 1 घंटा कर लिया, सप्ताह में 1 सप्ताह पूरा समय नहीं मिला तो नहीं किया, फिर अगले सप्ताह समय मिला अगले सप्ताह कर लिया। तो इस प्रकार से एक सोशल बॉन्डिंग भी बनती है इनकी,
धीरे धीरे लोगों को इससे मिलना जुलना शुरू होता है और धीरे धीरे एक बिजनेस भी क्रिएट होने लगता है, एक कस्टमर का एक समूह भी बनाने लगते हैं और धीरे धीरे ये टेक्निकल जैसे मुकाम पे आते हैं, एक आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हैं, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और उन्हीं में से एक हैं हमारी मिसेज नूतन देवी जी, जो साहिबगंज झारखंड से हैं। टेक्निकल इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत जल्द टेक्निकल के लेवल पे होंगे। हमारे बीच में अगले जो व्यक्ति हैं मिस्टर विश्वजीत चक्रवर्ती, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ एक ही है पढ़ाई करना। मैं इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने भी पढ़ाई कर रहे के दरमियान ही, मात्र 18-19 साल की एज रही होगी इनकी, उस समय इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट यानी आरसीएम बिजनेस के प्लान को देखा और इनको क्या ऐसा लगा, इन्होंने ठान लिया कि मैं इस प्लान के ऊपर काम करूंगा। और आज के डेट में मात्र 5 साल लगा इनको, 5 साल के दरमियान में आज इनकी लाइफ जो है पूरी 180 डिग्री से चेंज हो गई। 180 मतलब कि आम आदमी से खास आदमी की श्रेणी में आ गए। आज इनके पास कार है, घर है, मतलब एक आम आदमी का जो सपना होता है वो सारे सपने को ये फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे बीच में है मिस्टर गौरव बसंत जी, जो आज प्रोग्राम को होस्टिंग भी कर रहे हैं। मैं इनके बारे में बताऊं, गौरव जी एमबीए की पढ़ाई किए। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है और उनका उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा अच्छा शिक्षा हासिल करके अच्छे बिजनेस कॉलेज से एजुकेशन लेकर के कोई अच्छी कंपनी में जॉब करे। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, गौरव जी को सद्बुद्धि आया, इन्होंने इस आरसीएम की पावर को समझा और इन्होंने जॉब ना करके इन्होंने कस्टमर का नेटवर्क बनाने का ठाना। नेटवर्क की पावर इनको समझ में आ गई और आज के डेट में ये एमराल्ड अचीवर है। यानी जितना इनको सैलरी मिलती, पैकेज मिलती ना, उससे कई गुना ज्यादा इनकी इनकम है आज के डेट में। हमारे बीच में ये है मिसेज आमना खातून जी, ये सिमडेगा झारखंड से हैं, बिल्कुल ग्रामीण इलाके से हैं। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, आज पारा टीचर हो जाते हैं तो लगता है कि मेरे को तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये महिला, इनके पास सपने बड़े थे, ये भी पारा टीचर का जॉब करती थी और उस ग्रामीण इलाके में इन्होंने कस्टमर का एक समूह बनाया और मात्र 4 से 5 सालों में ये एमराल्ड जैसे लेवल पे है, लाखों रुपये महीने की इनकम लेते हैं। आज इनकी पहचान की बात करूं तो पूरे भारत में इनकी पहचान है। आरसीएम के करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर इनको बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा काम करके दिखाया। ये है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिंदो मिश्रा सर। इनकी यदि मैं बात करूं, इन्होंने मात्र 19 साल के एज में बिजनेस की शुरुआत की थी और बिजनेस की शुरुआत में इन्होंने परिवार से कहें कि लड़ाई करके, झगड़ा करके, बगावत करके इन्होंने बिजनेस की शुरुआत किए थे, क्योंकि इनके पापा टीचर थे और पापा चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करके भी मेरे जैसा टीचर बने या कोई सरकारी नौकरी करे। लेकिन इन्होंने आरसीएम बिजनेस को प्लान को कहीं देख लिया, आरसीएम बिजनेस की ताकत को देखा, इन्होंने नेटवर्क की पावर इनको समझ में आ गई और इन्होंने ठान लिया था कि मुझे कस्टमर का नेटवर्क बनाना है, मुझे आरसीएम बिजनेस के माध्यम से एक कस्टमरों का समूह बना करके मुझे भी अपने सपने को पूरा करना है। घर में पैसे की डिमांड किए, पैसे इनको गार्जियन से नहीं मिला तो इन्होंने, घर में एक सीडी थी इनके पास, उस सीडी को इन्होंने बोला कि खराब हो गया, इसको बनाने के लिए देना है, उसको बेच करके इन्होंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज की यदि मैं दोस्त बात करूं तो आज प्रति महीने 8 लाख रुपए की इनकम लेते हैं और इतनी कम उम्र में वो सारी चीजें इन्होंने हासिल किया जिस उम्र में लोग कदम मतलब कि कमाई करने के बारे में सोचते हैं, उस कदम में इन्होंने रिटायरमेंट वाली लाइफ को जी रहे हैं। तो दोस्त इस प्रकार से बहुत सारे साथी हैं, लाखों लोग हैं। कितने लोगों का मैं एग्जांपल दूं, मेरे ही टीम में यदि मैं एग्जांपल देना लगूं तो 3-4 घंटा लगेगा कम से कम। इतने लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। अब ये सेशन खत्म होता है, इसके बाद जो प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पे उनका रोल खत्म होता है और यहाँ पे बोलेंगे कि साथियों अब इस बीच में आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे तो उसको हम लोग बैठ करके बात करेंगे। प्लस इस कंपनी के जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने यहाँ पर दिखाया, जो प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया गया, उसको आपको टेस्टिंग भी करवाई जाएगी। तो चलिए हम लोग बैठ करके बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा समय दिया। और ये बोल करके प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति आएंगे, उन लोगों के बीच में बैठ करके बात करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, कुछ लोगों के मन में सवाल आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे। अब उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, वो कैसे हैंडल करेंगे, ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं, इसके लिए हमने एक अलग सेशन डिजाइन किया है जो नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो प्रेजेंटेशन देने आए हैं, वहां जो लोग आए हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेंगे, बातचीत करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो फेमिलियर
रिलेशन बिल्डअप होगा। क्योंकि एक मैं अपने गुरुदेव अनिंदो मिश्रा जी से एक बात सीखा है कि जिस दिन लोग आपको पसंद करेंगे तो आपके हर काम को पसंद करेंगे, आपके बिजनेस को भी पसंद करेंगे। तो आप जब कहीं पे भी जाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन चाहे जैसा भी हो, आपने जैसा भी प्रेजेंटेशन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने वहां पर इमेज अपनी बहुत अच्छी बना ली, रिलेशन बहुत अच्छा बना लिया, तो आज नहीं तो कल वहां से बिजनेस भी हो जाएगा। तो रिलेशन बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिलेशन बिल्डिंग में और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मिला जुला करके 19-20 मिनट का टाइम लगता है, और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को देखेंगे तो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर में ये सारा काम खत्म हो जाता है। और यही हमारी होम मीटिंग का शेड्यूल होना चाहिए। तो दोस्तों, मीटिंग के बाद बात क्या क्या करना है, तारीफ करना है, और जो मैंने बोला अभी वो बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि होस्ट के जब बात कर रहे थे, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद भी पॉजिटिव माहौल को रखें, पॉजिटिव बातें करें। तो इसलिए पॉजिटिव बात करते हुए मीटिंग को समापन करें। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। फिर अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी।